Hello everyone, welcome back to Feedback IS. I'm नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आज का जो हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो है 12 जुलाई। कब का है? आज का हमारा न्यूज़पेपर है 12 जुलाई का। आज का हमारा न्यूज़पेपर कब का है? 12 जुलाई का न्यूज़पेपर है। हम उसको एनालाइज करने वाले हैं। मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया कि करंट अफेयर का कितना वेटेज होता है यूपीएससी के एग्जाम में, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो आप अगर करंट अफेयर को स्किप करते हैं तो आपका यूपीएससी क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो करंट अफेयर को कभी स्किप मत कीजिएगा। तो हम देखने की कोशिश करते हैं जो 12 जुलाई का जो न्यूज़पेपर है उसमें कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से आर्टिकल जो हैं वो यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है 12 जुलाई का न्यूज़पेपर। क्या है? 12 जुलाई का न्यूज़पेपर है। ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। अगर हम देखें तो पहला आर्टिकल किससे लेकर है दोस्तों? पहला आर्टिकल जो है सिंदूर हुआ था, ये उसके बारे में आर्टिकल है। और उसी के बराबर में जो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, साइमल्टेनियस इलेक्शन बिल। जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है उसके लिए एक बिल पेश किया गया है पार्लियामेंट के अंदर, उसके बारे में यह आर्टिकल है। तो दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम आर्टिकल देखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला आर्टिकल देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला आर्टिकल क्या है? सबसे पहला आर्टिकल जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सबसे आर्टिकल है। तो पहला आर्टिकल क्या है दोस्तों? पहला आर्टिकल है 9 पाक साइट्स हिट द ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर। ये किसने कहा है दोस्तों? जो हमारे एनएसए हैं वो, उन्होंने, जो हमारे डोभाल जी हैं एनएसए हैं, उन्होंने कहा है। अब इस आर्टिकल में क्या कहा गया है? जो नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, अजीत डोभाल जी ने क्या कहा है दोस्तों? अजीत डोभाल जी ने क्या कहा? अजीत डोभाल जी ने कहा इंडिया 9 टेररिस्ट टारगेट अक्रॉस द पाकिस्तान ड्यूरिंग द सिंदूर। इंडिया ने क्या किया? जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया तो ऑपरेशन सिंदूर को जब लॉन्च किया उसने 9 साइट्स को टारगेट किया। कितनी? 9 साइट्स को टारगेट किया था। मैं आगे बताऊंगा दोस्तों कौन कौन सी साइट थी जो इंडिया ने टारगेट किया था। मिस्ड नन, हमने कुछ मिस नहीं किया, ऐसा उन्होंने बताया। 62 कन्वोकेशन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों अब ये ऑपरेशन कब हुआ, कैसे हुआ और इसका जो ड्यूरेशन था वो कितना था वो देखने की कोशिश करते हैं। तो ये कहते हैं द एंटायर ऑपरेशन स्टार्टेड एट 5 मिनट पास्ट एंड वॉज ओवर द 28 मिनट। जो ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ दोस्तों? ऑपरेशन जो स्टार्ट हुआ 1:05 पर स्टार्ट हुआ था रात को। कितना? 1:05 पर स्टार्ट हुआ और 1:28 पे इसको खत्म कर दिया गया। 1:28 पे खत्म हो गया। तो जो टोटल ऑपरेशन था वो कितनी देर चला दोस्तों? जो टोटल ऑपरेशन चला 23 मिनट्स। कितना चला? जो टोटल ऑपरेशन का जो टाइम है वो 23 मिनट्स में सब 9 साइट्स को तबाह कर दिया गया। तो उन्होंने 23 मिनट्स के ऑपरेशन में जो सारी 9 साइट्स थी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हुए थे उनको तबाह कर दिया 23 मिनट्स में। आगे देखें तो आगे ये क्या कहते हैं दोस्तों? मेंशन वॉज मेड हियर ऑपरेशन सिंदूर वी रियली प्राउड ऑफ फॉर व्हाट पीपल परसीव हाउ मच इंडिजीनियस कंटेंट वॉज देयर, वेदर इट वॉज ब्रह्मोस सिस्टम और इंटीग्रेटेड एयर कंट्रोल और कमांड सिस्टम और रेडार। तो इसमें क्या है दोस्तों? हमारी जो इंडिजीनियस, जो जैसे ब्रह्मोस हो गई, रेडार सिस्टम हो गया, सर्वेलेंस सिस्टम हो गया और इसरो का इसमें बहुत बड़ा रोल था। तो सारे के लिए हम प्राउड करते हैं, हमने जो है इंडिजीनियस चीजें यूज की हैं। आगे देखें, आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइकिंग प्रिसिशन इन 23 मिनट्स। तो मैंने जैसे बताया इसमें ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों सिर्फ 23 मिनट्स लगे थे। 1:05 पे स्टार्ट हुआ और 1:28 पर इसको एंड कर दिया गया दोस्तों। कितना? 1:28 पे एंड कर दिया गया। अब इसमें की पॉइंट्स क्या हैं दोस्तों? अब हम की पॉइंट देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट वुड बी द की पॉइंट्स? तो ऑपरेशन सिंदूर 2025, जैसा मैंने बताया दोस्तों, 9 जो साइट्स थी, जो 9 साइट्स थी उनको टारगेट किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो 9 साइट कौन थी? 9 क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक इन 23 मिनट्स। 23 मिनट्स में हो गया। जैसे मैंने बताया दोस्तों जो टाइम था वो कितना था? 1:05 पे, रात के 1:05 AM पे स्टार्ट हुआ और 1:28 पर इसको एंड कर दिया गया। तो टोटल जो टाइम लगा था वो 23 मिनट्स लगे थे। कितना? 23 मिनट्स। और जो टारगेट क्या था दोस्तों?
टारगेट ऐसा नहीं था कि सिविलियन को टारगेट करना है, टारगेट सिर्फ था जो टेररिस्ट के जो कैंप है, जो टेरर कैंप हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको टारगेट करना था, और कोई भी टारगेट नहीं था। सिर्फ जो टेरर ग्रुप हैं उन्होंने जो अपने सेटलमेंट बनाए हुए हैं उनको टारगेट करना था, बस वही टारगेट किया इंडियन गवर्नमेंट ने। जीरो इंडियन कैजुअलिटी और डैमेज, जीरो इंडियन कैजुअलिटी और डैमेज। आगे बढ़े। अच्छा, अब हम 9 साइड देखने की कोशिश करते हैं, कौन कौन सी साइड पर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने टारगेट किया। तो पहली जो साइड है दोस्तों, पहली साइड कौन सी थी? मुजफ्फराबाद। दोस्तों मुजफ्फराबाद जो है हमेशा से क्या है, यहाँ पर टेररिस्ट का बोलबाला रहा है। यहाँ पर बहुत जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे लश्कर ए तैयबा हो गई और जैश ए मोहम्मद हो गई, तो इनके जो सेटलमेंट है जहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने सेटलमेंट बना रखे हैं, और यहाँ से ही जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो यहीं से चलाते हैं। जो नेक्स्ट जो है दोस्तों हमारा कोटली है, उन्होंने दूसरा जो टारगेट था वो कोटली पे था, तीसरा था दोस्तों गुलपुर पर था, और चौथा जो था भिम्बेर एक एरिया है पाकिस्तान में, वहां पर ये सारे जो दोस्त हैं पीओके में एरिया हैं। और दोस्तों फिर सियालकोट था, फिर दोस्तों मुर्डेका था, फिर बहावलपुर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहावलपुर पे भी अटैक किया, फिर था चक अमरू। तो ये 9 साइड थी जो मैंने आपको बताई। यहाँ पर इंडियन जो मिलिट्री थी या इंडियन एयरफोर्स थी, उन्होंने यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया और 9 की 9 साइड को तबाह कर दिया। क्या कर दिया? जितनी भी 9 साइड्स थी उनको तबाह कर दिया गया। आगे बढ़े। अच्छा, वाई इट वॉज मैटर इंडियाज काउंटर टेरर पोस्चर। तो वाई इट मैटर दोस्तों, जैसे आपको पता है उरी में हमला किया पाकिस्तान ने, क्या किया? उरी में हमला किया। उसके बाद इंडिया ने क्या किया? उसके बाद बालाकोट शिफ्ट हुआ फ्रॉम डिफेंसिव टू द प्रोएक्टिव। पहले इंडिया करता था वो डिफेंसिव पर, मतलब जो भी अप्रोच थी वो डिफेंसिव थी, लेकिन अब इंडिया क्या कर रहा है? प्रोएक्टिव कर रहा है। अगर कोई भी पाकिस्तान अगर कोई भी टेरर एक्टिविटीज क्या कहते हैं इंडिया के खिलाफ करता है या कोई भी अटैक करता है, तो इंडिया क्या करती है? उसका प्रोएक्टिव जवाब देती है। इंडिया डिफेंसिव नहीं रहती है, अब प्रोएक्टिव जवाब देती है। हमारे जो प्यारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो डिफेंसिव मोड में नहीं है, वो प्रोएक्टिव मोड में है। वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। किसका? ईंट का जवाब जो है पत्थर से दे रहे हैं। तो हमारी जो शिफ्ट हुआ है दोस्तों, अगर हम पोस्ट उरी और बालाकोट शिफ्ट देखें तो इसके अंदर क्या हम प्रोएक्टिव, डिफेंसिव ना होकर प्रोएक्टिव हो गए। और सेंड स्ट्रॉन्ग मैसेज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर आउटपुट। अच्छा, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर आउटफिट्स क्या होते हैं, या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म क्या होता है? स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वो होता है जो कोई भी स्टेट या कोई भी देश डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो टेररिज्म की जितनी भी एक्टिविटी हैं अगर उसमें इंक्लूड पाया जाता है तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है। तो पाकिस्तान हमेशा से क्या रहा है? पाकिस्तान हमेशा से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को प्रमोट करता रहा है। क्या करता रहा है? टेररिज्म को प्रमोट करता रहा है। स्ट्रेंथन द इंडियाज पोजीशन इन साउथ एशिया जियोपॉलिटिक्स एंड बूस्ट नेशनल मोरल एंड स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस। रोल इंडिजीनियस। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम समझने की कोशिश करते हैं जो इंडिया का जो इंडिजीनियस सिस्टम है वो कैसे काम करता है। अगर हम सिंदूर ऑपरेशन की बात करते हैं, सिंदूर जब ऑपरेशन हुआ तो इंडिया के जो इंडिजीनियस सिस्टम थे या इंडिया के जो इंडिजीनियस, जैसे हम ब्रह्मोस की बात करते हैं, क्या करते हैं? ब्रह्मोस की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं और सर्विलांस की बात करते हैं। इन्होंने कितना बड़ा रोल निभाया जब सिंदूर ऑपरेशन किया गया था। जो 23 मिनट्स थे उसमें कितना बड़ा रोल निभाया था इन्होंने। तो जो ब्रह्मोस सुपर मिसाइल है वो क्या थी दोस्तों? जो ब्रह्मोस सुपर मिसाइल थी वो इनिशियली क्या थी? इंडिया और रशिया का इसमें कोलैबोरेशन था, लेकिन ज्यादातर क्या होती हैं दोस्तों, वो अभी इंडिया में बन रही हैं। जो ब्रह्मोस मिसाइल जो है दोस्तों 3 टाइम फास्टर है। अगर साउंड की बात करें 3 टाइम, अगर हम साउंड की स्पीड की बात करते हैं उससे 3 टाइम फास्टर है जो ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों। रियल टाइम बैटलफील्ड सर्विलांस, डीआरडीओ रेडार्स एंड सैटेलाइट्स एंड कमांड कंट्रोल सिस्टम 100% मेड इन इंडिया। 100%
100% मेड इन इंडिया और इंटीग्रेशन ऑफ एआई बेस्ड इंटेल फॉर लाइव स्ट्राइक एक्यूरेसी। आगे बढ़े। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है, साइमल्टेनियस इलेक्शन विल गिव्स ईसी अनब्रिडल पावर, लूप होल्स रिमेन, एक्स-सीजीआई। एक्स-सीजीआई ने क्या बोला है दोस्तों? जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है उस पर उन्होंने कंसर्न जताया है। ये जो इलेक्शन बिल है उस पर उन्होंने कंसर्न जताया। उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला है। जो हमारे एक्स ईसी हैं उन्होंने डायरेक्टली विरोध नहीं किया, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन बिल है उसका डायरेक्टली विरोध नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन को जो पावर दी जा रही है इतनी सारी, वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। वो डेमोक्रेसी के लिए क्या है, वो डेंजरस है, जो इलेक्शन कमीशन को इतनी सारी पावर दी जा रही है। तो क्या कहते हैं दोस्तों? द इलेक्शन कमीशन हैज बीन ग्रांटेड ब्रिडल पावर इन द लेजिस्लेशन ऑफ साइमल्टेनियस पोल विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ओवरसाइट क्लॉज टू फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एंड जे.एस. खेकर। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन को जो पावर दी जा रही है उसके लिए उन्होंने कंसर्न जताया। बोथ द फॉर्मर सीजीआईज हाउएवर आर्ग्यू दैट बिल डज नॉट इन एनी वे वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साइमल्टेनियस इलेक्शन बिल वो क्या करता है? वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको किसी तरह से भी वायलेट नहीं करता। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन को जो पावर दी जा रही है वो हमारे लिए बहुत कंसर्न का विषय है। इतनी इलेक्शन कमीशन को जो पावर दी जा रही है, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह पावर दी जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 एंड यूनियन टेरिटरी लॉज both bill 2000, both Justice Chandrachud and Justice Khekar pointed out EC gets wide array of the power to decide when and whether hold the election in state or not। तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं इस आर्टिकल को। तो ये बिल क्या कहता है दोस्तों? साइमल्टेनियस पोल्स बिल, व्हाट इज इट? साइमल्टेनिएशन जो इलेक्शन बिल है वो कहता क्या है दोस्तों? जैसा मैंने आपको बताया, जो साइमल्टेनिएशन इलेक्शन बिल है उसके अंदर क्या है, इलेक्शन कमीशन को अनलिमिटेड पावर प्रोवाइड की गई है। वो कैसी, कौन सी पावर प्रोवाइड की गई है, मैं आपको इस आर्टिकल में समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों कौन सी पावर है। तो द बिल एम्स क्या करता है, सिंक्रोनाइज लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। आपको पता ही होगा जो साइमल्टेनियस इलेक्शन यहाँ होता है वो क्या होता है। साइमल्टेनियस इलेक्शन होता क्या है दोस्तों? साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है जब लोकसभा और जो स्टेट्स के जो इलेक्शन है वो एक साथ कराए जाएं। कैसे कराया जाए? एक साथ। आपको पता होगा स्टेट के इलेक्शन हर महीने बाद किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है। हर दूसरे महीने देखोगे आप स्टेट में इलेक्शन हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत खर्च होता है और वोटर का जो ट्रस्ट है वो भी खत्म हो जाता है। अगर आप बार बार हर महीने इलेक्शन होंगे तो वो कैसे वोटर जाएगा? तो इसलिए क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात चल रही है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होता है, एक साथ कराना, एंड पॉसिबली द लोकल बॉडी इलेक्शन टू सेव द कॉस्ट एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। लोकल बॉडी इलेक्शन भी हैं वो भी एक साथ कराने की बात चल रही है। तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी और क्या होगा, सेव टू कॉस्ट, हम कॉस्ट को बचा जाएंगे। एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाता है इस वजह से। अगर अब करंटली क्या हो रहा है, इलेक्शन आर हेल्ड एवरी मंथ इन डिफरेंट स्टेट। मैंने जैसे बताया हर महीने क्या होता है, किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं। द प्रपोजल इज होल्ड ऑल द इलेक्शन टुगेदर वंस एवरी 5 ईयर। जितने भी इलेक्शन होंगे, जैसा आपको पता है हर महीने इलेक्शन होते हैं स्टेट में, तो अब जितने भी इलेक्शन होंगे हमारी कंट्री में वो एक बार होंगे। 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा। कितनी बार होगा? 5 साल में एक बार इलेक्शन किया जाएगा। नीति आयोग एंड लॉ कमीशन है बैक्ड इट अर्लियर। क्या गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द हाई लेवल कमेटी। जैसा आपको पता होगा दोस्तों 2023 में जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक कमेटी बनाई थी साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को क्या किया जाए, साइमल्टेनियस इलेक्शन को लागू किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इस पिक्चर में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों कर्नाटका में क्या है, 2026 में इलेक्शन होगा और उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन होगा और महाराष्ट्र में भी इलेक्शन होगा और राजस्थान में अक्टूबर में इलेक्शन होगा 2027 में और 2028 में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होगा। तो दोस्तों इलेक्शन जो है
कंटिन्यूअस लेवल पे इलेक्शन किए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और इफिशियंसी नहीं होती है। आगे बढ़ें। अच्छा, एक्स सीजीआई कंसर्न अनचेक्ड पावर। अब मैंने जैसे बताया, 3 जो फॉर्मर सीजीआई थे उन्होंने बताया, उन्होंने डायरेक्टली जो है इस बिल का विरोध नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कंसर्न जताया। उन्होंने कहा है अगर इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर दे दी जाएगी कि वो डिसाइड करेंगे कि स्टेट का इलेक्शन कब होगा कब नहीं होगा, तो फिर ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजरस है। इस बिल के अंदर क्या है दोस्तों, इस बिल के अंदर इलेक्शन कमीशन को क्या पावर दी गई है। मान लीजिए इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर दी गई है, अगर स्टेट असेंबली है उसका जो है कार्यकाल पूरा नहीं होता, उसका टर्म पूरा नहीं होता, मान लो 4 साल हुए खाली, उसका टर्म पूरा नहीं होता, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर होगी कि वो स्टेट के जो असेंबली है उसको डिजॉल्व करके लोकसभा के साथ इलेक्शन करा सकती है। दोस्तों ये बताइए, जो पीपल का जो मैंडेट है, जो हमारे डेमोक्रेसी का बेसिक डॉक्ट्रिन है, जो पीपल का जो मैंडेट है, वो उसको क्या करे, उसको नकार कर क्या कहते हैं दोबारा उसको इलेक्शन करा जाएंगे, तो ये बहुत डेमोक्रेसी के खिलाफ है और ये बहुत डेंजरस है। जो दोस्तों वायलेशन है वो फेडरल स्ट्रक्चर का वायलेशन है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भी खिलाफ है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर दी जा रही है वो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और बिल के अंदर ये नहीं किया गया है क्या ये स्टेट से इसका कंसल्ट किया जाएगा, स्टेट से इसके बारे में पूछा जाएगा, ये भी बिल्कुल बिल के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। आगे बढ़े। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर ओवरराइड, इट मस्ट पास द बेसिक स्ट्रक्चर। अगर ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन बिल है अगर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है नहीं करता है। तो दोस्तों आर्टिकल 172 एंड 83 फिक्स टेन्योर ऑफ स्टेट एंड पार्लियामेंट। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, अब अगर आप आर्टिकल देखेंगे तो 172 आर्टिकल जो है वो स्टेट्स का जो असेंबली है, स्टेट की जो असेंबली है उसका जो कार्यकाल है वो फिक्स किया गया है। कितना किया गया है दोस्तों, 5 ईयर। कितना, 5 ईयर किया है। अगर हम इस कार्यकाल को रिड्यूस करते हैं या इंक्रीज करते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, हम बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट है तो यही है कि आर्टिकल 172 एंड 83 में मेंशन किया गया है या फिक्स किया गया है पीरियड ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट। अब सेकंड क्या है, आर्बिट्रली एंडिंग द टर्म वायलेट द पीपल मैंडेट। जैसे मैंने बताया दोस्तों आपको, अगर कोई भी असेंबली होती है या कोई भी स्टेट असेंबली है, अगर उसका जो टर्म 5 ईयर है लेकिन आप उसको 4 ईयर में डिजॉल्व कर देंगे एक साथ इलेक्शन कराने के लिए, तो दोस्तों वो क्या है, जो पीपल का जो मैंडेट है, जो पीपल ने जो वोट डाले, जो हमारी जनता ने वोट डाले, जो हमारी आवाम ने वोट डाले, उसके खिलाफ है, जो उसको क्या करता है, उसको वायलेट करता है दोस्तों। अगर इट मे ऑल्सो डिस्टोर द फेडरलिज्म बाय सेंट्रलाइजिंग द इलेक्शन कंट्रोल। ये हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, वो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको भी वायलेट करता है। क्योंकि वायलेट कैसे करता है, जो सेंट्रलाइजिंग पावर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपनी अथॉरिटी उस पर रखी हुई है, तो इस वजह से फेडरल स्ट्रक्चर को भी वायलेट करता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती कि इसमें क्या प्रोटेक्ट किया गया है दोस्तों, डेमोक्रेसी हो गई, फेडरलिज्म हो गया एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया। तो हमारी जो डॉक्ट्रिन है, कौन सी डॉक्ट्रिन है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको डेमोक्रेसी को हमें प्रोटेक्ट करना है, फेडरलिज्म को हमें प्रोटेक्ट करना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। तो दोस्तों ये बेसिक स्ट्रक्चर का भी वायलेशन करता है। ये जो बिल है, कौन सा बिल है, साइमल्टेनियस इलेक्शन बिल, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को भी वायलेट करता है। आगे बढ़े। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर वर्सेस इलेक्शन बिल। मैंने जैसा आपको बताया दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर जो बेसिक डॉक्ट्रिन है हमारी, वो किस किस चीज में दोस्तों जैसे मैंने बताया वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है, और दूसरा क्या है, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रही है, और दूसरा क्या है दोस्तों, फेडरलिज्म, और तीसरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन।
तो ये जो बिल वर्सेस जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर दोस्तों हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने ही हैं, अगर हमें एक साथ इलेक्शन कराने ही हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए, पीपल का जो मैंडेट है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, फेडरलिज्म के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हम सारे जो लूप होल्स को अगर हम पूरा अच्छे से कवर करते हैं तो हम साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो करा सकते हैं। आगे बढ़ें। आर्टिकल 324 एंड सेपरेशन ऑफ पावर। आर्टिकल 324 क्या कहता है? आर्टिकल 324 क्या कहता है? आर्टिकल 324 कहता है जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास पावर है क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की, पार्लियामेंट के और स्टेट असेंबली का, वाइस प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंट का क्या कराने की पावर है। सुप्रिटेंडेंट डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन, सुप्रिटेंडेंट कर सकता है, डायरेक्शन करता है। सेपरेशन ऑफ पावर, आर्टिकल 50 क्या कहता है दोस्तों? सेपरेशन ऑफ पावर, क्वासी जुडिशियल है ईसी, एग्जीक्यूटिव है, पॉलिसी बिल है, बिल ब्लेंड द बोथ। ईसी क्या है दोस्तों? क्वासी जुडिशियल है, एजुकेटिव क्या है? पॉलिसी बिल एंड ब्लेंड। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है दोस्तों? व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है दोस्तों? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाना है उसमें कोऑपरेटिव होना चाहिए, उसमें आपस में मिलकर उन्हें लॉ बनाना चाहिए, उन मतलब किसी भी चीज के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। स्टेट असेंबली राइट टू फुल 5 ईयर टेन्योर चैलेंज, 5 ईयर चैलेंज। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या है दोस्तों? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी? गवर्नेंस विद इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट जस्ट लॉ। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ बनाए वो किसके मतलब किसको फॉलो करना चाहिए? वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, ना कि लॉ। अच्छा, एक मेंस का क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है दोस्तों इस साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेके। एक मेंस का क्वेश्चन है, आप इसका मुझे आंसर लिख के मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजिएगा। मैं इसको चेक करके आपको दूंगा, इवेल्युएट करके दूंगा। जो आपकी जो भी कमी होगी मैं उसको बताऊंगा। तो जो मुझे आंसर लिख के भेजेगा मैं डेफिनेटली उसको इवेल्युएट करके भेजूंगा। तो इसका क्या क्वेश्चन है दोस्तों? साइमल्टेनियस इलेक्शन मे बी ब्रिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बट रिस्क ऑफ अंडरमाइनिंग कंसल्टेशन बैलेंस क्रिटिकली एग्जामाइन। तो आप इसको मुझे क्वेश्चन भेजिएगा, मैं इसको एवेल्युएट करके भेजूंगा, डेफिनेटली भेजूंगा। आप प्लीज़ मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो फीडबैक आया इसका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसका जो आंसर है वो लिखकर भेजिएगा, मैं उसको ज़रूर एवेल्युएट करूंगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों? नेक्स्ट आर्टिकल, व्हाट इज द नेक्स्ट आर्टिकल? नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों? हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यमुना रिजर्वेशन सा आस्क दिल्ली गवर्नमेंट टू डबल इट्स सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी बाय 2028। जो यमुना है दोस्तों उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। अमित शाह जी ने क्या कहा है, जो सीवेज जो ट्रीटमेंट है उसको डबल करने बाय 2028 तक। तो क्या कहते हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर ऑन फ्राइडे डायरेक्टेड द दिल्ली गवर्नमेंट टू नियर बाय डबल इट्स सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी। क्या है दोस्तों? अभी कैपेसिटी 1500 मिलियन गैलन पर डे बाय 2028 एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग एफर्ट टू क्लीन द यमुना रिवर। बट अभी क्या है दोस्तों? अभी कितनी है? अभी जो हमारे कैपेसिटी है वो 964.5 मिलियन गैलोन पर डे है। 964.5 mgd और हमें 2028 तक करनी है 1500 मिलियन गैलन पर डे। और बस इतना ही। इसमें और आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आगे बढ़ते हूँ और मैं इसको बताता हूँ क्या है दोस्तों। अच्छा, यमुना पॉल्यूशन द क्राइसिस ऑफ स्नैपशॉट। यमुना में पॉल्यूशन क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द के यमुना में इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, उसका रीजन क्या है दोस्तों? आप मुझे कमेंट में बताइए कि यमुना में पॉल्यूशन बढ़ने का क्या रीजन है। तो अगर हम दोस्तों, यमुना क्या है? लाइफ लाइन है दिल्ली की जो लाइफ लाइन है वो कौन सी रिवर है? वो यमुना रिवर है। लेकिन इज चॉकिंग विद द सीवेज फॉर्म एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। 80% ऑफ रिवर पॉपुलेशन लोड कम्स फ्रॉम द दिल्ली इटसेल्फ। आपको लगता होगा जो यमुना में जो पॉल्यूशन है वो दूसरे स्टेट से आ रहा है या दूसरे स्टेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो यमुना का जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली के जो लोग हैं वही करते हैं, जो दिल्ली वाले हैं वही करते हैं। वो किस किस वजह से हो रहा है? वो फॉर्म हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो रहा है, 80% दिल्ली। अच्छा, की डाटा क्या है दोस्तों?
22 जो ड्रेन है वो डायरेक्टली डिस्चार्ज करती हैं बेस्ट। क्या करती हैं? 22 ड्रेन डायरेक्टली डिस्चार्ज करती हैं बेस्ट। ओनली 50% जो सीवेज है वो ट्रीट, 22 ड्रेन तो डायरेक्टली क्या कर रही है? बेस्ट निकाल रही हैं, लेकिन उसमें 50% क्या है जो सीवेज को ट्रीटमेंट देते हैं। क्या करते हैं? 50% सीवेज। यमुना 1% ऑफ गंगाज लेंथ बट 70% पॉपुलेशन। यमुना क्या है दोस्तों? यमुना बहुत बड़ी रिवर नहीं है, गंगा का सिर्फ 1% एरिया वो कवर करती है, और पॉल्यूशन क्या होता है? 70% ज्यादा है गंगा से। कितना है? 70%। 7। आगे बढ़े। देखिए आप दोस्तों, ये यमुना रिवर की एक पिक्चर है। जब जब फोम बनता है, ये टॉक्सिक फोम बन रहा है। ये क्या है? ये क्या है? टॉक्सिक फोम बन रहा है। तो टॉक्सिक जब फोम बनता है, बहुत से लोगों के लिए ये ड्रिंकेबल वाटर नहीं रहता। अगर इस टॉक्सिक फोम के, जब टॉक्सिक फोम बनता है और अगर इसका पानी पी लिया जाए तो बहुत खराब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं लोगों के लिए। तो इसलिए यमुना को पॉल्यूशन फ्री बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबकी मतलब स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो हम सिटीजन हैं दिल्ली के, उन सब की जिम्मेदारी है यमुना को पॉल्यूशन फ्री बनाना। Amit Shah directed STP capacity and drone surveillance. Union Home Minister Amit Shah has taken a charge, not usual environmental matter, but shows urgency. तो उन्होंने कहा जो सीवेज ट्रीटमेंट है उसको डबल करना या ड्रोन से सर्विलांस करना बहुत अर्जेंट मैटर है, इसको बहुत अर्जेंट में किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नेंस चैलेंजेज दिल्ली हरियाणा यूपी कोऑर्डिनेशन। गवर्नेंस चैलेंजेज क्या है दोस्तों? व्हाट इज द गवर्नेंस चैलेंजेज? पॉल्यूशन डज नॉट रिस्पेक्ट स्टेट बॉर्डर। यमुना फ्लोज थ्रू द हरियाणा दिल्ली यूपी बट गवर्नेंस इज फ्रैगमेंटेड। को यमुना क्या करती है? फ्लोज करती है, हरियाणा में करती है, दिल्ली में करती है, यूपी में करती है, लेकिन जो गवर्नेंस है स्टेट के बीच में दोस्तों वो फ्रैगमेंटेड है, वो बटा हुआ है, वो एक पॉइंट पर नहीं है, एक पेज पर नहीं है दोस्तों। हरियाणा के कुछ व्यू हैं, दिल्ली के कुछ व्यू हैं, यूपी के कुछ व्यू हैं कि पॉल्यूशन को आखिर कैसे कंट्रोल किया जाए। अच्छा, दिल्ली की जो म्युनिसिपल पार्टी है, म्युनिसिपल जो मिसमैनेजमेंट है और जो पॉपुलेशन प्रेशर है, दोनों में कोड मतलब दोनों सबसे बड़ा रीजन है कि इतना क्या कहते हैं पॉल्यूशन हो रहा है यमुना के अंदर। अगर हम दोस्तों हरियाणा की बात करें, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज अप स्ट्रीम, और यूपी की बात करें एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड लैक्स ट्रीटमेंट इन मथुरा एंड कन्फ्लिक्ट, हु टेक द ब्लेम, हु बियर्स द कॉस्ट, हु टेक द ब्लेम्स एंड हु बियर्स द कॉस्ट। आगे बढ़े। प्रीलिम फैक्ट क्या है दोस्तों? व्हाट इज द प्रीलिम फैक्ट? प्रीलिम फैक्ट क्या है दोस्तों? प्रीलिम फैक्ट, यमुना एक्शन प्लान। यमुना एक्शन प्लान जो था वो दोस्तों 1993 में लॉन्च किया गया था। कब? 1993 में लॉन्च किया गया था। लेकिन इसको फंडेड किसने किया था? कौन सी गवर्नमेंट ने इसको फंडेड किया था और क्यों फंडेड किया था? तो दोस्तों इसको जो फंड किया था वो जापान ने किया था। किसने किया था? जापान ने किया था। और इसका मोटिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो यमुना रिवर है उसको क्या बनाना, उसको क्लीन बनाना, उसको पॉल्यूशन फ्री बनाना थ्रू द एसटीपी, थ्रू एसटीपी, और रिवर फ्रंट जो डेवलपमेंट है वो करना। तो ये इसका एम था। किसका? यमुना एक्शन प्लान। यमुना जो एक्शन प्लान है वो इसका एम था। और दोस्तों जो एनजीटी है, एनजीटी ने 5 मेजर जो मेजर पॉल्यूशन सोर्सेस हैं दिल्ली में वो आइडेंटिफाई किए थे। तो दोस्तों 5 मेजर जो सोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं? 5 मेजर सोर्सेज मैं आपको दोस्तों बताता हूं। 5 मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं दोस्तों? जो पहला है वो अनट्रीटेड सीवेज फ्रॉम नजफगढ़। पहला जो है अनट्रीटेड सीवेज नजफगढ़। और दूसरा है दोस्तों, दूसरा कौन सा है? दूसरा है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। और तीसरा दोस्तों
इलीगल डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। और चौथा है अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। और पांचवा है पुअर फंक्शनिंग ऑफ एसटीपी। पुअर फंक्शनिंग ऑफ एसटीपी। तो ये मैंने पांच आपको बताए। पांच क्या बताए? 5 जो मेजर पॉल्यूशन सोर्सेज हैं वो मैंने आपको बताए। नजफगढ़ है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं। तो ऐसे मैंने 5 सोर्स बताए दिल्ली में जो पॉल्यूशन को यमुना के अंदर बढ़ा रहे हैं। सीपीसी के नॉर्म्स क्या है? जो सीपीसीपी परसिमिल क्या है? बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है यमुना के अंदर, तो उसकी लिमिट कितनी रखी गई है? 3 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लास्ट जो हमारा आर्टिकल है, आज का लास्ट आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों? है पुलिस ऑर्डर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू स्टॉप द फायर क्रैकर सेल। तो पुलिस ने क्या है, जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो इनको ऑर्डर दिया है कि वो जो है, क्या इनको ऑर्डर दिया है दोस्तों? स्टॉप द फायर क्रैकर सेल। मतलब बैन होने के बावजूद, फायर क्रैकर्स को बैन होने के बावजूद जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है, उनको क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है इसका, क्या आर्टिकल क्या कहता है? दिल्ली गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टोटल बैन। दिल्ली गवर्नमेंट ने, जैसा आपको पता होगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या अगर आप कोई भी न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट ने टोटली बैन किया है फायर क्रैकर। जब दीपावली आती है तो क्या होता है दोस्तों, दीपावली की वजह से या जब नवंबर का टाइम आता है तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से फायर क्रैकर्स को बैन कर दिया है, इंक्लूडिंग द ऑनलाइन सेल ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन, साइटिंग द सीवियर एयर क्वालिटी कंसर्न। तो ब्लैंकेट बैन किया था दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने, लेकिन इंक्लूड द स्टोरेज, सेल, ऑनलाइन डिलीवरी एंड बस्टिंग। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड द स्टोरेज, सेल, ऑनलाइन डिलीवरी एंड बस्टिंग अप्लाइज इवन सो कॉल्ड द ग्रीन क्रैकर, अप्लाइज टू सो कॉल्ड द ग्रीन क्रैकर। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने टोटली बैन किया। अब आगे देखते हैं जो हमारे जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली एक्वाई लेवल अराउंड द दीपावली। हम एक्वाई लेवल को देखने की कोशिश करते हैं। जब दीपावली आती है तो एक्वाई लेवल कितना सीवियर हो जाता है, कितना मॉडरेट से कितना सीवियर की तरफ पहुंच जाता है, वो देखने की कोशिश करते हैं, की बात करते हैं। तो एक्वाई कितना पहुंच गया था? 445, 445 पहुंच गया था। कितना? 445 कितना था? सीवियर हो गया था, सीवियर। अगर हम 2017 की बात करते हैं तो दोस्तों ये 403 पहुंच गया था। वो फिर ये भी सीवियर की कैटेगरी में आता है। 2000 अगर हम 18 की बात करें तो दोस्तों 390 हो गया था। कितना? 390 हो गया था और वेरी पुअर और सीवियर हो गया था। 2019 की बात करें तो दोस्तों ये 494 हो गया था। 494 ये बहुत ही सीरियस इश्यूज हो सकते हैं, सीवियर था। और 2020 में 435 हो गया, ये भी सीवियर था। 2021 में 462 था, सीवियर था। लेकिन अगर हम 2022 और 2023 की बात करें, अगर हम पिछले कंपैरिजन करें तो ये काफ़ी कम है। 312 एंड 397 ये वेरी पुअर और सीवियर में कंक्लूड किए जाते हैं अगर हम 2022 और 2023 की बात करते हैं। आगे बढ़ें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड लीगल ऑब्लिगेशन। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जब टोटली बैन कर दिए, लीगल ऑब्लिगेशन है, फिर वो लोग क्यों बेच रहे हैं, सेल क्यों कर रहे हैं, उसका समझने की कोशिश। दिस इज नॉट जस्ट द फेस्टिवल रेगुलेशन, इज द टेस्ट ऑफ द डिजिटल अकाउंटेबिलिटी। डिस्पाइट द बैन, क्रैकर्स आर सोल्ड अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो। बैन होने के बावजूद भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, मीशो बेच रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 क्या मैंडेट करते हैं? इन प्लेटफॉर्म को मैंडेट क्या करते हैं दोस्तों? इंश्योर द सेलर्स आर कंप्लायंट विद द इंडियन लॉज,
रिमूव लिस्टिंग इफ नोटिफाइड ऑफ इलीगलिटी और लैक ऑफ इफेक्टिव इन्फोर्समेंट वायलेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल ऑर्डर्स। आगे बढ़े। अच्छा, फायर क्रैकर्स। अब हम एक ही फ्लो चार्ट देखते हैं दोस्तों, फ्लो चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। फायर क्रैकर्स बैन बाय द वाई स्टेट, एनसीटी एंड सुप्रीम कोर्ट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फेल टू इन्फोर्स द सेलर कंप्लायंस, इलीगल सेल्स लिस्ट फायर क्रैकर्स ऑनलाइन, अमेजन, मीशो, प्ले और क्या कहते हैं फ्लिपकार्ट। सेल्स कंटिन्यू डिस्पाइट द बैन, फायर क्रैकर रीच वॉयर्स इन दिल्ली एंड एनसीआर, पीपल वर्स द क्रैकर, एयर पॉल्यूशन स्पाइक, AQ 400 से AQI क्या होता है 400 से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये था पूरा फ्लो चार्ट। मैंने आपको एक फ्लो चार्ट में पूरा आर्टिकल समझाने की कोशिश की है, कैसे जो है दिल्ली ने टोटली बैन कर दिया था, उसके बावजूद भी ई कॉमर्स जो कंपनी है उसको सेल कर रही हैं और जो कंज्यूमर खरीद रहे हैं फिर उसको पटाखे फोड़ रहे हैं। फिर क्या हो रहा है दोस्तों, वो एयर पॉल्यूशन क्या हो रहा है, स्पाइक हो रहा है, AQI हो रहा है 400 से ज़्यादा हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्ट ऑर्डर्स एंड इन्वायरमेंटल पॉलिसी क्या कहती है, व्हाट इज कोर्ट ऑर्डर क्या कहता है 2018 में। क्या, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कोर्ट हैव इंटरवीन, द जुडिशरी हैव बीन प्रोएक्टिव ऑन फायर क्रैकर। 2018 का जजमेंट क्या कहता है, अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अर्जुन गोपाल और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है वो क्या कहता है दोस्तों, बैंड टॉक्सिक फायर क्रैकर। जितने भी टॉक्सिक फायर क्रैकर हैं, चाहे कैसे भी फायर क्रैकर्स हों, उनको बैन किया जाए। अलाउड ओनली ग्रीन क्रैकर्स और डायरेक्टेड स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, NGT ऑर्डर, स्टेट स्पेसिफिक बैन बेस्ड ऑन द UQI। अगर कोई भी ऐसा फायर क्रैकर है जो AQI को इंक्रीज करता है, 400 से ऊपर पहुंचा देता है, तो उसको बैन किया जाए। उसको क्या किया जाए, उसको बैन किया जाए। तो दोस्तों ये था 12 जुलाई का न्यूज़पेपर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 आर्टिकल थे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मैं ऐसे ही जो द हिंदू का न्यूज़पेपर का जो एनालाइज है मैं लाता रहूँगा। करंट अफेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है UPSC का। तो दोस्तों सपोर्ट बनाए रखिए अपना और पढ़ते रहिए और स्टे फोकस, स्टे लर्निंग। बाय बाय, थैंक यू।